हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सचिव को हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया है उसमें सभी अभ्यर्थियों का समावेश है। और एससीईआरटी के बाहर जो धरना देने वाले अभ्यर्थियों हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है ये भी आपको बताया जाएगा और आगे की रूपरेखा क्या रहेगी। सबसे पहले हम अपना जो हमने ज्ञापन दिया है वो देख लीजिए क्या है। यह है सेवा में मान्य बेसिक शिक्षा सचिव। यह ज्ञापन हमने केवल जो बेसिक शिक्षा सचिव है उनको ही नहीं दिया है, ये हमने माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को भी दिया है और हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी उनको भी दिया है। और सभी को बाई रजिस्ट्री और बाई हैंड दोनों तरीके से। बाई रजिस्ट्री तो इसलिए भेजना होता है क्योंकि कोर्ट में हमें बताना होता है कि हमने इनको सूचित किया, उसकी रिसीविंग हमारे पास होती है। और बाई हैंड इसलिए दिया है ताकि जो धरने वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी समर्थन मिल सके कि जो है सर हमारे लिए यहाँ तक आए। और सबसे बड़ी बात है, अगर जो अगुवाई करने वाले व्यक्ति हैं वही पीछे हट जाएंगे तो अभ्यर्थियों का क्या होगा फिर। तो इसमें मैंने लिखवाया है साफ साफ, हमारे द्वारा प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में शेष बचे पदों को जोड़ने के संबंध में लिखा हुआ है। महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित 1,37,000 शिक्षकों की नियुक्ति हेतु के क्रम से 68,500 और 69,000 पदों की 2 शिक्षक भर्तियां आपकी लोकप्रिय सरकार द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न कराई गईं। किंतु कुछ अर्हताधारी अभ्यर्थियों का चुनाव भर्ती में रिक्त पद शेष रह जाने की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ पद शेष रह गए, कुछ 68,500 के रह गए, कुछ 69,000 के रह गए। इसलिए आपसे निवेदन है कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यपरक बिंदुओं पर अपना ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें। इसमें पहला पॉइंट देखिए, जो मुझसे अभ्यर्थियों ने मुझसे भेजा था कि सर हमारे इन पॉइंटों को आप जरूर लिख लीजिए, तो उनकी बातों को मैंने बिल्कुल सिर माथे रखते हुए सबसे पहले इनकी बातों को लिखवाया है। जो वो अभ्यर्थी समझ रहे होंगे किस किसने मेरे पास पॉइंट भेजे थे, वो सभी पॉइंट मैंने इसमें लिख दिए जो भी मुझे काम के लगे। पहला पॉइंट है सर, यूपी बोर्ड प्रयागराज के छात्रों का शैक्षणिक गुणांक अर्थात प्राप्तांकों का प्रतिशत अन्य बोर्ड जैसे सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड है इनके छात्रों से सदैव कम रहता है, जिससे कम गुणांक अभ्यर्थी जो चुनाव है, जो चयन है, उससे वंचित रह जाते हैं ये अभ्यर्थी। क्योंकि जो यूपी बोर्ड का बच्चा है उसकी ग्रेडिंग सिस्टम इतनी बड़ी नहीं है। 10 साल पुराना जो पास आउट बच्चा है उसका आज के बच्चे से एकेडमिक जोड़ना, एकेडमिक जो है बहुत ज्यादा दुखदाई है। पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट है, इसी प्रकार से बीएड छात्रों का लब्धांक सदैव बीटीसी छात्रों के लब्धांक से कम होता है, क्योंकि बीटीसी में प्रवेश हाई स्कूल, इंटर और स्नातक प्राप्त अंकों की उच्च मेरिट के आधार पर होता है, जबकि बीएड कक्षाओं में प्रवेश बीएड प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है। अभ्यर्थी कम शैक्षणिक गुणांक होते हुए भी अति मेधावी होते हैं। यही कारण है कि 69,000 जो सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा है उसमें बड़ी संख्या में बीएड डिग्री धारक हैं। देखिए, ये लाइन हमने केवल विज्ञप्ति देने के लिए बनवाई थी। ये केस के लिए हमने लाइन नहीं लिखवाई है, क्योंकि बीटीसी वाले और बीएड वाले सब समान ही हैं। लेकिन सिलेक्शन के मामले में कम गुणांक तो बीटीसी वालों का भी है, तो जब कम गुणांक बीटीसी वालों का है वो कहाँ जाएंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए ये लाइन केवल विज्ञप्ति तक ही सीमित है। इसे जो हम केस डाल रहे हैं, केस में ये वाली लाइन हमने नहीं डलवाई है, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों को वहां से नौकरी लेकर आनी है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है, वर्तमान भर्ती में 3 अंक प्रश्नों पर मिले, जबकि उपरोक्त कॉमन नंबर मामला कोर्ट के विचाराधीन है, किंतु गलत प्रश्नों पर कोई अंक नहीं मिला। देखो, जो 3 अंक मिलने थे वो तो मिल गए, लेकिन जो गलत प्रश्न है उन पर तो नंबर मिला ही नहीं। तो आप हमें जो गलत प्रश्न है उन पर नंबर दीजिए। अगला पॉइंट है, कोर्ट ने 1,37,000 पदों पर 6 माह में नियुक्ति करने का आदेश दिया, किंतु पिछली भर्ती में रिक्त पदों पर को वर्तमान भर्ती में नहीं जोड़ा गया। और पिछली भर्ती में योग्य अभ्यर्थी नहीं थे, किंतु वर्तमान 69,000 भर्ती में योग्य अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1,40,060 है, जिनसे रिक्त पदों को भरा जा सकता है। अच्छा, अब 5वां पॉइंट है, 10 वर्ष पुराने छात्रों का एकेडमिक गुणांक वर्तमान छात्रों के एकेडमिक गुणांक से कम है, तथा कुछ अभ्यर्थियों की उम्र आगामी शिक्षक भर्ती की अर्हता के अंतर्गत नहीं आएगी, क्योंकि उनकी उम्र निकल जाएगी, वो 40 साल के हो जाएंगे, जिससे वह नियुक्ति से वंचित रह जाएंगे। इसी प्रकार दिव्यांगजनों की 1350 बैकलॉग की सीटों को भी नहीं जोड़ा गया, जो कि जुड़नी चाहिए थी। पिछली भर्ती में 22,000 पद रिक्त रह गए थे, किंतु 69,000 भर्ती में अहर और योग्य आवेदक जो 60-65% के मानकों पर पास हुए हैं वे सभी चयन के पात्र हैं। अतः शेष 22,000 पदों को उपलब्ध योग्य अभ्यर्थियों से ही चयनित करने की कृपा करें। तो ये मेरा नाम अंशुल मिश्रा और अन्य का मतलब है जितने भी छात्र हमारे साथ पिटीशन में याचिका में शामिल हैं वो सभी छात्र। अब कुछ अभ्यर्थी जो है
अब देखिए दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा क्या है, भारत समाचार ने अभी 6:34 पर ये 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में एससीईआरटी कार्यालय के पास हजारों अभ्यर्थी जमा हुए और हजारों अभ्यर्थी कर रहे थे हवन पूजन। धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस का लाठीचार्ज, और लाठीचार्ज में एक अभ्यर्थी का सिर भी फूट गया। अब अभ्यर्थियों के ऊपर जो है, देखिए एक बच्चे ने मेरे पास पोस्ट भेजी है, मंत्री जी ये लाठियां किसी ओबीसी एससी पर नहीं, ये एमआरसी वाले जो बच्चे हैं ना उनके ऊपर। और सुनो, ये अब ओबीसी एससी के लोग हैं जो आपको वोट देकर काबिल बनाया हक मांगने के लिए, और ये देखिए ये बच्चों के ऊपर जो है लाठीचार्ज किया गया है। तो ये जो अधिकार है, ये इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ये अधिकार कोर्ट के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों का मानना यह है कि वहाँ धरना देना जो है वो योग्य है। कुछ इस तरह की अफवाह भी फैलाई जा रही है कि जो वहाँ एमआरसी वाले बच्चे हैं वो वहाँ ज्ञापन सौंपेंगे, उन्हीं को नौकरी मिलेगी। तो भाई इस तरह की लट्ठ वाली नौकरी मिल रही है तो ये तो गलत है। इस तरह की नौकरी के लिए आप वहाँ नहीं गए हैं। देखिए हर बात को कहने का एक तरीका होता है, क्योंकि ये अभ्यर्थी वहाँ हवन कर रहे थे पंडित को बुला के। अब जब हवन कर रहे थे पंडित को बुला के बड़ी ऊंची आवाज़ में माइक लगा के, तो वहाँ मीडिया पहुंची। मीडिया के पहुंचने से पहले ही पुलिस ने इनको भगाने का प्रयास किया। देखिए आंदोलन करिए, आंदोलन में कोई बुराई नहीं है, पर उसका एक सही ढंग और सही तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर भी लाठी पड़ रही है, ऐसा लगता है अपने ऊपर ही लग गई हो। क्यों? क्योंकि ये भी कोई अपना ही भाई होगा जो वहाँ नौकरी के लिए गया है। तो ऐसे देखिए मैंने कहना सही नहीं है, अब हमने कहना सही है, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब याचिका, बहुत सारे याची मेरे साथ जुड़ गए हैं, और मैं खुद पिटिशनर हूँ इस केस का। पार्टी हमने 2 को बनाया, एक हमने उत्तर प्रदेश सरकार को बनाया, एक हमने बेसिक शिक्षा सचिव को बनाया है। दोनों को ही पास ही लेटर भेज दिया जाएगा। अभी केस में जो लीगल पॉइंट्स है वो देखे जा रहे हैं एडवोकेट के द्वारा, और जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी आपके पास मुख्य बिंदु हो, इनके अलावा भी किसी बच्चे के पास कोई भी लीगल पॉइंट्स हो, इसके अलावा भी, तो आपका हर एक पॉइंट मेरे सिर माथे है। आप मुझे बता देना सर इसमें क्या लाइन और जोड़ें। तो ये सब चीज़ें कोर्ट को बताई जाएंगी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। 1,37,000 पद जो भरने थे वो शिक्षा मित्रों से भरने थे, लेकिन चलिए आपने शिक्षा मित्रों को तो मौका दे दिया, लेकिन वो अभ्यर्थी कहां जाएंगे जो 60% पर क्वालिफाई हैं, और ना ही तो वो गुणांक है, ना ही उनका एकेडमिक अच्छा है, लेकिन वो सुपर टेट में अच्छे नंबर लेकर आए, और आपके एकेडमिक की वजह से वो बच्चे कम रह गए, या 60% क्वालिफाई हो, मतलब कुल मिलाकर 60% क्वालिफाई होने पर भी वो चयन नहीं हो पाए, चाहे बीटीसी हो चाहे बीएड हो। तो ये जिन अभ्यर्थियों की आपने शिक्षा मित्रों को मौका दिया, लेकिन जो अभ्यर्थी दिव्यांग है, जो अभ्यर्थी पीएच कैटेगरी का है, या जो अभ्यर्थी एसटी की सीट है, एससी की सीटें जोड़ने के उसमें बैठा है कि एसटी की सीटें हमें मिल जाएंगी, तो ये हैं तो अभ्यर्थी, रहेंगे तो शिक्षक ही। तो आप इन पदों को इनसे क्यों नहीं भर रहे? आपको क्या परेशानी है? जब कोर्ट ने आदेश दिया है भरने का, तो आपको जोड़ने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, किसी अभ्यर्थी के पास और भी कोई लीगल पॉइंट हो तो आप देखिए, जो भी आपने अपना आधार कार्ड भेजा, आपने अपना आवेदन पत्र भेजा मेरे पास, या सुपर टेट का रिजल्ट भेजा, आपने फीस का स्क्रीनशॉट भेजा, उसी व्हाट्सएप पर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। किसी भी अभ्यर्थी के पास कोई महत्वपूर्ण बिंदु हो तो वो उसका विद ऑर्डर, विद लीगल पॉइंट, विद ऑर्डर आप मुझको सेंड कर दें कि सर ये इस वाले ऑर्डर में ये वाली बात लिख रही है, आप इसको भी ऐड कर लीजिए, मैं उसको ऐड करा दूंगा अपने, और वकील को बात बता दूंगा वो ये बात कोर्ट में बताएं। ठीक है? अच्छा, क्योंकि वकील को सब चीजें पढ़ने में समय लगता है, हम उनको डायरेक्टली ये बात बताते हैं सर ऐसे ऐसे बात ये वाली इस वाले पेज पे लिख रही है, तो उन्हें समझने में आसानी होती है। अच्छा, अब सर्दियों की छुट्टी पड़ने वाली है, सर्दियों की छुट्टी के बाद ही देखिए रिट डाली जाएगी। बार बार अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे हैं कि सर रिट कब डाली जाएगी, तो सर्दियों की छुट्टी के बाद ही रिट डाली जाएगी, क्योंकि 3 दिन शेष बचे हैं, और मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी कमी की वजह से हमारा जो याचिका है वो खारिज कर दी जाए। हम पूरी तरीके से जान लगा देंगे अपनी, ताकि जो जज साहब हैं उस बात को समझें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ अन्य अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में जाना चाह रहे हैं, ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट में हम हैं और सुप्रीम कोर्ट में कोई और अभ्यर्थी है, तो दोनों तरफ से जो है सरकार पर इस बात का, कुछ अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, तो हर माध्यम से जो है सरकार के ऊपर इन सीटों को जोड़ने के लिए चौथी काउंसलिंग आने वाले कुछ अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि उनका 64% गुणांक है और उनका 4th काउंसलिंग में सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, 64.5 वाले का भी शायद नंबर ना आ पाए, तो आप अपना उम्मीद छोड़ दीजिए।
क्योंकि इतनी भी मेरिट नहीं गिरती कभी भी जितना आप सोच रहे हैं। 22,000 सीटें जोड़ने पर ही मेरिट गिरेगी। जनरल, ओबीसी, एससी सबकी मेरिट गिर जाएगी। लगभग 62-63 वाले का तो जनरल वाले का हो जाएगा, 59-60 वाले का ओबीसी का, और 55-54 वाले का एससी का हो जाएगा सिलेक्शन, अगर ये सीटें जुड़ गई तो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अच्छा एक बात मुझे ये भी कहनी थी, कुछ अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, जो भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृपया करके बेवजह आप ना तो मुझे व्हाट्सअप कॉल करें और ना ही जब तक कोई आवश्यकता ना हो तो आप मुझे कोई कॉल ना करें। मैं शाम को आपको वीडियो के माध्यम से सब बातें बताऊंगा कि आज दिन में क्या हुआ या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी और क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि दिन में बहुत सारे काम रहते हैं। आप मेरी टेक्निकली हेल्प करिए, आप भी मेरे भाई हैं, टेक्निकली हेल्प करिए। हमारी टीम आपके लिए यहाँ लगी हुई है रात में भी। अभ्यर्थी जो मेरे साथ बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं वो रात में सो भी नहीं पाए, 2-3-3, 4-4 घंटे सो रहे हैं। प्रयास हमारा ये था कि छुट्टी होने से पहले याचिका डल जाए, लेकिन बहुत सारे मुख्य बिंदु हैं जो कि वकील साहब बता रहे हैं, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और जैसा वो कहेंगे उसी तरीके से हम काम करेंगे, हम उनसे बाहर नहीं जा सकते। तो कृपया करके बेवजह परेशान ना करें किसी भी तरीके से। एक अभ्यर्थी तो ये कह रहा सर मेरे जो है मैं सोच रहा था आपका केस एमआरसी वाला है, पर आपका केस तो 22,000 वाला है, मैं इस केस में नहीं जुड़ रहा। मेरे भाई जब सीटें जुड़ेंगी तो वो क्या ये सोचकर कोई मिलेंगी कि ये तुम ओबीसी हो, तुम एमआरसी हो, तुम एससी हो, ये तो कम गुणांक की सीटें हैं तो सबको ही मिलेंगी, ठीक है ना। पूरा निश्चिंत होने के बाद ही आप मुझे जो है अपना धन सेंड करें। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी बच्चे का नाम लिखूं और फिर उसको काटूं और फिर मैं उसको मनी बैक करूं। तो मैं तो एक वकील तो फिर ऐसे बच्चों के लिए रखना पड़ेगा। तो कृपया करके ये काम ना करें आप, ये चीज़ें शोभा नहीं देती और ना मेरे पास इतना समय। आप समझिए बात को, पूर्ण तरीके से निश्चिंत होने के बाद ही आप मेरे साथ जुड़ें और टेक्निकली मेरी हेल्प करिएगा। आप मेरे छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, कृपया करके हेल्प करिएगा केस में जो भी हो सकती है किसी भी तरह की। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि हमें ताकत मिल सके। जहां एक वकील खड़ा होगा वहां हम 2 वकील खड़े करेंगे, लेकिन हमें ताकत दीजिए, आप हमारे हाथ हो। इस तरीके से परेशान ना करें आप। और जो भी हमने ज्ञापन सौंपा है, इसमें और कोई लाइन बढ़वाना चाहता हो तो आप उसमें मुझे नोट करा दीजिए। मैं उस लाइन को आगे कोई विज्ञप्ति हम किसी को भी देंगे तो उसमें वो लाइन ऐड करा देंगे और वकील साहब को भी इस बात से हम अवगत करा देंगे कि सर ये चीज़ें होनी है। अच्छा, जो बच्चे एससीईआरटी के बाहर धरना दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सर धरना कब होगा, मैं उनको स्वयं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा आपको किस दिन आना है और कब आना है। क्योंकि अब तक जो धरना दे रहे हैं वो एमआरसी वाले बच्चे हैं, 22,000 सीटों वाला बच्चा एक भी नहीं आया। मैं जिस दिन लखनऊ गया था मात्र 17 बच्चे आए, 17 में से भी 3-4 बच्चे इधर उधर हो लिए, अपने साथ खाना लाए थे, वो खाना खाने चले गए और बाकी हम बच्चे 8-10 बच्चे, हमने 8-10 बच्चों ने वहां विज्ञापन दिया है उनको, सॉरी क्या नाम है, ज्ञापन दिया था सचिव सर को। आप समझिए, जब मैं आपसे वीडियो के माध्यम से कहूँ आप तभी उपस्थित हो वहां, पहले से पहले किसी बहकावे में ना है। अच्छा, और दूसरा जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो पूरी विश्वसनीयता का ध्यान रखते हुए तब हमारे साथ, सबसे पहले मुझे मेरे व्हाट्सएप पर कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले आप अपना मुझे सुपर टेट का रिजल्ट भेजा करें। सुपर टेट का रिजल्ट भेजने के बाद मैं आपको फीस का स्ट्रक्चर भेजूंगा जिसमें लिखा होगा कि आपको किस तरीके से क्या काम करना है, और फिर मैं आपका याची लिस्ट में नाम चढ़ाऊंगा। उसके बाद जो संपर्क आपको करना है वो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा डेली। तो आप डेली अपडेट व्हाट्सएप पे ना मांगा करें। अगर मैं ऐसे अपडेट दूंगा तो कितने सारे बच्चे हैं, मैं किस किस को अपडेट दूंगा, आप समझिए जरा। और हेल्प करिएगा, मतलब हमें आप समय दीजिए, इस तरीके से मत दीजिए कि आप डेली मुझसे अपडेट व्हाट्सएप पर लें। ये गलत है, ये चीज़ें शोभा नहीं देती। आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षक हैं, कोर्ट के कामों में देरी तो होती है ही, और याची जितने ज़्यादा हो जाएंगे उससे हर चीज़ से हमको सपोर्ट मिलती है। और एक तरीके से इसको मर्सी पिटीशन के तौर पर दिखाया जाएगा कोर्ट में। मर्सी पिटीशन इसलिए जिस बच्चे की उम्र निकल गई है, जो बच्चा विकलांग है, ये अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे सब, अगर 22,000 सीटें नहीं जुड़ी तो इन बच्चों के माध्यम से भी हम जो है भर्ती को आगे बढ़ाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी, जिन अभ्यर्थियों को, जो अभ्यर्थी अब भी आप याचिका लाभ लेना चाहें, वो याचिका लाभ के लिए पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, उसको देख लें किस तरीके से। और जो अभ्यर्थियों को नंबर नहीं पता है वो नोट कर लें, 9761273444 97 61 27 34 44, इस नंबर पर से आप जुड़िएगा याची लाभ में। अगर कल को हम केस जीतते हैं, और देखिए 22,000 सीटें जुड़ी,
ये हमारा पहला उद्देश्य है कि 22,000 सीटें टोटल जुड़ें। लेकिन बाई चांस ऐसा होता है कभी कभी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेकिन हाई कोर्ट में जरूर ऐसा होता है कि कभी 75% केसों में याची लाभ दे दिया जाता है। तो अगर ऐसा हुआ तो जो अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उन याचियों को उनका लाभ दिया जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहें, उपरोक्त जो नंबर दिया हुआ है इस पर जो है आप संपर्क करें और आपका नाम उसमें चढ़ा दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी हर चीज़ में शामिल हों ताकि हमें हर चीज़ का बल मिले, ठीक है ना, और इस केस को लड़ने में हम समर्थवान बने। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।